जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो एक कप चाय पीते हैं, फिर मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद हम लोग आलू पराठा खाते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। इस उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जब हम लोगों ने चाय मांगा तो यह दर्शाता है कि भारत में कभी ना कभी इंग्लैंड का शासन रहा है। जो अंग्रेजों ने चाय प्रचलित किया था वह आज हमारे जीवन मर्रा का हिस्सा है। फिर हम लोगों ने मोबाइल चलाया, जो यह दिखाता है कि साम्राज्यवाद अपना रूप बदला है लेकिन आज भी विद्यमान है और कोई ना कोई हम लोग के दिमाग को और हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोगों ने आलू पराठा मांगा, तो इसमें देखेंगे जो आलू है यह भारत में पुर्तगालियों ने लाया था, तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि भारत में पुर्तगालियों का भी साम्राज्य रहा है। तो हम लोग परिभाषा में देखेंगे, साम्राज्यवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की राजनीति तथा सैन्य नियंत्रण को स्थापित करता है। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे, भारत में जब मौर्य काल था तो यह अफगानिस्तान तक फैला था। तो जो अफगानिस्तान है उसमें मौर्य सेना रहती नहीं थी, बल्कि वह पटना में ही रहती थी। लेकिन एक दिमाग में या एक पेपर पे यह नीति था कि जो अफगानिस्तान है वह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है। तो हम लोग ये साम्राज्यवाद जो समझे, यह नीति ही है, यह एक दिमागी सोच है। जबकि इसको जब अब हम लोग साम्राज्यवाद का उद्देश्य समझेंगे, साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य था शक्ति को बढ़ाना। शक्ति जो साम्राज्यवाद है या पुराना काल है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस राजा का जितना बड़ा क्षेत्रफल होता है उसे उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। तो इसीलिए एक राजा जो है शक्ति दिखाने के लिए दुनिया में दूसरे राष्ट्र को अपने अधिकार में लेता था। जे साम्राज्यवाद एक महान शक्ति का ही देन है। ये कहते हैं जे जहां पे एक महान शक्ति होती है वह नियंत्रण को आमंत्रित करती है। मतलब जैसे ही एक शक्तिशाली राजा होता है, शक्तिशाली साम्राज्य बनता है, वह दूसरे राष्ट्रों पे अधिकार करने के लिए उतावला होता है या यह अपने आप अंदर से पैदा हो जाता है। जिसके पास भी शक्ति होती है उसमें यह भावना आ जाती है कि वह अपनी क्षेत्र का दायरा बढ़ाए, शक्ति का दायरा बढ़ाए। यहाँ पे मैंने लिखा है, उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र या भूभाग पे प्रत्यक्ष रूप से भौतिक नियंत्रण स्थापित करता है। हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे, जे भौतिक नियंत्रण का मतलब यह होता है कि अगर कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित करते हैं तो वह वहाँ पे अपना सैनिक रखता है, वह वहाँ पे प्रशासन चलाता है। जैसे इंग्लैंड ने भारत पे शासन किया तो इंग्लैंड ने भारत में आके अपना सैनिक को रखा, अपना प्रशासन चलाया, नया नया नीति लाया। भारतीय राजा ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो वह जो अफगानिस्तान है वो भारत के साम्राज्य का हिस्सा हो गया और वह जो अफगानिस्तान की प्रजा है वह भारतीय राजा के प्रजा हो गई। ऐसा देखा जाता है, जे राजा जो धर्म को अपनाता था प्रजा भी उसी धर्म को अपनाने लगती थी। जैसे ही इंग्लैंड में या यूरोपीय देशों में द्वितीय औद्योगिक क्रांति आती है, जिससे वहां पे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। कच्चे माल जैसे लोहा, तो लोहा एक कच्चा माल हो गया। अब लोहा से अनेक सारे सामान बनाए जाते हैं। प्लास्टिक कच्चा माल हो गया, अब प्लास्टिक से अनेक सामान बनाए जाते हैं। जैसे चीनी हो गया एक तरह का कच्चा माल, और चीनी से अनेक तरह के सामान बनाया जा सकता है। कपास, इसी तरह अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे शासन किया। यहाँ तक कि यूरोपीय के बहुत सारे देश, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सभी देशों ने भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कब्जा किया, शासन किया, लोगों पे अत्याचार किया। तो उनको यह शक्ति कहाँ से मिलती थी कि वह दूसरे पे शासन करे। अंग्रेजों को तथा यूरोपीय देशों को भी यह मालूम था कि वे लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन उनके गलती को छुपाने के लिए वे लोग जॉन लॉक के विचारों का उपयोग करते थे। वही हम लोग आज जॉन लॉक के विचार को देखेंगे। जैसे इंग्लैंड के स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है तो उसमें ये नहीं कभी पढ़ाया जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पे अत्याचार किया, बल्कि उनको ये पढ़ाया जाता है कि वे लोग यहाँ पे आए थे हम लोग को सभ्य बनाने, हम लोग को तौर तरीका सिखाने तथा टेक्नोलॉजी को देने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबको लगा था उपनिवेशवाद समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही लगभग कुछ ही सालों के अंदर 80 देश आजाद हो जाते हैं उपनिवेशवाद से। तो दुनिया को ऐसा लगता है कि अब साम्राज्यवाद खत्म हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रहती है। अब की बार जो साम्राज्यवाद आता है यह और अधिक घातक, अदृश्य होता है और यह पहले से कपट रूप धारण कर चुका होता है। दुनिया में अगर किसी देश पे आज कब्जा करना है तो सबसे पहले उसको लोन दो। लोन देने के बाद वह एक छोटा देश हो जाता है और आप एक बड़ा देश हो जाता है और हमेशा आपको उससे सहानुभूति प्राप्त होती है। इस तरह से ये इसका उपयोग सबसे ज्यादा चीन करता है। हम लोग देखें जो चीन जो है पाकिस्तान में, फिर मालदीव में, या फिर श्रीलंका में, या दक्षिण चीन सागर के देशों में ऋण देने के लिए हमेशा उतावला रहता है
और ऋण देकर जब वह नहीं चुका पाते हैं तो वहां पे अपना कुछ स्ट्रक्चरल प्रोग्राम स्थापित करता है। अगला हम लोग देखेंगे ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जिसे हम लोग देखते हैं, जितने भी भारत में इंजीनियर, डॉक्टर अच्छे अच्छे होते हैं उनको अमेरिका अपने पास बुला लेता है। इसका मतलब है जितने भी मल्टी टैलेंटेड या टैलेंटेड लोग हैं उनको विकसित देश अपने पास लाने का प्रोत्साहन देती है तथा शोध करने के लिए विशेष व्यवस्था देती है, जिसके चलते जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका जो मुख्य दिमागी पूंजी है वह विकसित देशों में चला जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि फेसबुक क्यों फ्री में चलाने को दिया जाता है, या फिर व्हाट्सएप क्यों इतना सुविधा देता है, जबकि व्हाट्सएप के पे तो ना प्रचार आता है, ना वीडियो आता है, ना कोई इंटरटेनमेंट की साधन है, फिर भी इसको क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है। असल में बात होता है डेटा की। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए, उनके हैबिट को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए जो बड़ा देश है वो छोटे देशों पे अपना साइबर तकनीकी या जो भी नया ऐप आता है उनको इंस्टॉल करवाने के लिए मजबूर करते हैं। असल में जो भी हम लोग ऐप या इंटरनेट उपयोग करते हैं ये द्वितीयक होता है। पहले ये लोग उपयोग कर चुके होते हैं, बाद में हम लोग उपयोग करते हैं। हम लोग दूसरा आधार देखेंगे अंतर करने का, वैचारिक आधार, इनके विचारों में क्या आधार है। पहला हम लोग देखेंगे साम्राज्यवाद। यह विस्तारवाद और सत्य के प्रदर्शन था। इसमें राजा को लगता था जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, शासन क्षेत्रफल, वह ज्यादा मजबूत है, वह दुनिया में ज्यादा शक्तिशाली है। उपनिवेशवाद में हम लोग देखते हैं, इसमें तर्क दिया जाता है उपनिवेशवादी देशों द्वारा कि हम सभ्य और कमजोर देशों को सभ्य बनाना हमारी जिम्मेवारी है। और तीसरा हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद में, यहाँ कर्ज और तकनीक के जरिए आपका आर्थिक शोषण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो तीनों रहा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद, इनमें जो है अलग अलग देशों को फायदा हुआ। तो साम्राज्यवाद में सबसे बड़ा फायदा देखेंगे रोमन साम्राज्य थे, मंगोल साम्राज्य थे, जिसे मंगोल है पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे इनका ही कब्जा था। मौर्य थे, ऑटोमन थे, मुगल थे। फिर हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद में। उपनिवेशवाद में दो दौर आता है, हमने पढ़ाया होगा। उपनिवेशवाद को दो भागों में बांटा जाता है, नव साम्राज्यवाद तथा पुराना साम्राज्यवाद। तो जो उपनिवेशवाद है, शुरू में स्पेन और पुर्तगाल भारी रहते हैं तथा ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। एक समय आता है जो स्पेन दुनिया का सबसे धनिक देश बन जाता है। और जो द्वितीय नया साम्राज्यवाद आता है उसमें इंग्लैंड और फ्रांस ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और अभी जो दौर चल रहा है 1945 के बाद से या 2026 में, तो अभी चीन और अमेरिका इसमें सबसे आगे हैं। इसमें रूस भी दिखाई पड़ता है। यह एक प्रश्न छोड़ जाता हूं, क्या भारत का भी कोई उपनिवेश रहा है? भारत ने, जैसा कि मौर्य काल में अफगानिस्तान तक शासन किया था, फिर एक चोल राजा राजेंद्र चोल ने इंडोनेशिया तक शासन किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है जो विष्णु का मंदिर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो एक हिंदू मंदिर वहां पे कैसे है? और आधुनिक काल के लिए आपका एक प्रश्न है कि मॉरिशस में भोजपुरी क्यों बोला जाता है? क्या यह एक उपनिवेशवाद का उदाहरण नहीं है या भारत का उपनिवेशवाद नहीं है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज हम लोग इतिहास के एक बेहद जटिल टॉपिक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों शब्दों का अर्थ लोग एक ही समझते हैं, लेकिन इनके मूल अर्थ में अंतर होता है। तो हम लोग ये उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं रोजमर्रा के जीवन से। जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो एक कप चाय पीते हैं, फिर मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद हम लोग आलू पराठा खाते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। इस उदाहरण में हम लोग देखेंगे जब हम लोगों ने चाय मांगा तो यह दर्शाता है कि भारत में कभी ना कभी इंग्लैंड का शासन रहा है। जो अंग्रेजों ने चाय प्रचलित किया था वह आज हमारे जीवन मर्रा का हिस्सा है। फिर हम लोगों ने मोबाइल चलाया जो यह दिखाता है कि साम्राज्यवाद अपना रूप बदला है लेकिन आज भी विद्यमान है और कोई ना कोई हम लोग के दिमाग को और हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोगों ने आलू पराठा मांगा तो इसमें देखेंगे जो आलू है यह भारत में पुर्तगालियों ने लाया था। तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि भारत में पुर्तगालियों का भी साम्राज्य रहा है। अब हम लोग सबसे पहले साम्राज्यवाद को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसकी कार्य प्रणाली समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है जिससे आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। जो साम्राज्यवाद है उसी का ये दो अंग है, उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद। अब हम लोग परिभाषा में देखेंगे साम्राज्यवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की राजनीति तथा सैन्य नियंत्रण को स्थापित करता है। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। भारत में जब मौर्य काल था तो यह अफगानिस्तान तक फैला था। तो जो अफगानिस्तान है उसमें मौर्य सेना रहती नहीं थी, बल्कि वह पटना में ही रहती थी। लेकिन
एक दिमाग में या एक पेपर पे यह नीति था कि जो अफगानिस्तान है वह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, तो हम लोग ये साम्राज्यवाद जो समझे यह नीति ही है, यह एक दिमागी सोच है। जबकि इसको जब जमीन पर उतारा जाता है तो यह उपनिवेशवाद का रूप ले लेता है। जैसे भारत में आके इंग्लैंड ने शासन किया तो वहां से आके यहाँ पे सैनिक रहे तथा यहाँ पे बसे या राजनीति चलाते थे, तो उसको हम लोग उपनिवेशवाद बोल देते हैं। जबकि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी सेना अफगानिस्तान में रहती नहीं थी, फिर भी वहां से कर आता था या बोला जाता था यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, तो इसको साम्राज्यवाद के रूप में देखेंगे। एक शर्त साम्राज्यवाद में यह भी है, जो दूसरे जब राष्ट्र पे कब्जा किया जाता है या सैन्य अधिकार और राजनीतिक अधिकार किया जाता है, तो यह शर्त होना चाहिए जो दूसरा राष्ट्र पहले राष्ट्र की सीमा से लगा हुआ हो या नजदीक हो। इंग्लैंड ने आके भारत में शासन किया तो उसको हम लोग उपनिवेशवाद बोलेंगे, क्योंकि ये इसमें दूरियां बहुत है। जबकि भारत ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो इसको हम लोग साम्राज्यवाद की दृष्टि से देखेंगे, या भारत ने श्रीलंका पे कब्जा किया था इसको भी हम लोग साम्राज्यवाद की दृष्टि से देखेंगे। अब हम लोग साम्राज्यवाद का उद्देश्य समझेंगे। साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य था शक्ति को बढ़ाना। शक्ति जो साम्राज्यवाद है या पुराना काल है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस राजा का जितना बड़ा क्षेत्रफल होता है उसे उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। तो इसीलिए एक राजा जो है शक्ति दिखाने के लिए दुनिया में दूसरे राष्ट्र को अपने अधिकार में लेता था। फिर हम लोग देखेंगे संपत्ति, वहां से वह अपना कर लेता था। फिर हम लोग देखेंगे राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, राज्य की सीमा को पुराने जो राजा महाराजा है इसलिए भी बढ़ाते हैं ताकि जो विदेशी आक्रमणकारी है उनको अच्छा से हम वे प्रतिरोध कर पाए। जैसे कि भारत में जो भी आक्रमणकारी आते हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं, तो भारतीय राजा जो चाहते थे वो अफगानिस्तान तक कब्जा करके रखना चाहते थे ताकि विदेशी आक्रमणकारियों को अफगानिस्तान तक में ही हराया जा सके। अब हम लोग आगे देखेंगे जो इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उस पर विभिन्न जो प्रख्याता है उनका अलग अलग विचार है। जैसे एक है केनेथ वाल्टर, तो इनका एक कहना है जे साम्राज्यवाद एक महान शक्ति का ही देन है। ये कहते हैं जे जहां पे एक महान शक्ति होती है वह नियंत्रण को आमंत्रित करती है। मतलब जैसे ही एक शक्तिशाली राजा होता है, शक्तिशाली साम्राज्य बनता है, वह दूसरे राष्ट्रों पे अधिकार करने के लिए उतावला होता है या यह अपने आप अंदर से पैदा हो जाता है। जिसके पास भी शक्ति होती है उसमें यह भावना आ जाती है कि वह अपनी क्षेत्र का दायरा बढ़ाए, शक्ति का दायरा बढ़ाए। लेनिन जो है, हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट का विचारक, तो लेनिन ने कहा था जो साम्राज्यवाद है यह पूंजीवाद की उच्चतम विचारधारा है। आगे अब हम लोग उपनिवेशवाद को समझेंगे। अब हम लोग उपनिवेशवाद को देखेंगे तथा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद को इंग्लिश में कोलोनियलिज्म कहते हैं, जिसका उत्पत्ति कोलोनस शब्द से हुआ है। कोलोनस शब्द का मुख्य अर्थ होता है बसना या खेती करना। अब हम लोग इसके परिभाषा को देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र या भूभाग पे प्रत्यक्ष रूप से भौतिक नियंत्रण स्थापित करता है। हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे जे भौतिक नियंत्रण का मतलब यह होता है कि अगर कोई क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित करते हैं तो वह वहाँ पे अपना सैनिक रखता है, वह वहाँ पे प्रशासन चलाता है। जैसे इंग्लैंड ने भारत पे शासन किया तो इंग्लैंड ने भारत में आके अपना सैनिक को रखा, अपना प्रशासन चलाया, नया नया नीति लाया। जबकि जैसे ही हम लोग साम्राज्यवाद को समझेंगे तो एक उदाहरण से समझते हैं कि एक भारतीय राजा है जो श्रीलंका पे कब्जा करना चाहता है। वह श्रीलंका को कब्जा करने के लिए जाता है तथा युद्ध को ललकारता है, युद्ध के लिए ललकारता है। तो जो श्रीलंका के राजा है वह यह बोल देते हैं कि ठीक है, हम आपको कर देते रहेंगे, आप हम पे हमला नहीं करिए। तो जो भारतीय राजा है वह यह बोलता है या बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका है वो भारत का साम्राज्य हो गया। जबकि भारतीय राजा ने ना वहाँ पे आक्रमण किया, ना वहाँ पे अपना सैनिक भेजा, ना वहाँ पे अपना नीतियाँ चलाता है। सब कुछ श्रीलंका का राजा अपना हिसाब से तय करता है, केवल एक कर के रूप में एक धन भेज देता है भारतीय राजा को। तो जो भारतीय राजा है ना वहाँ पे सैनिक कुछ भी स्थापित नहीं करता है। इसको हम लोग साम्राज्यवाद समझेंगे। लेकिन उपनिवेशवाद में यह अंतर हो जाता है। उपनिवेशवाद के लिए यह जरूरी हो जाता है कि
अपना सैनिक वहां पे स्थापित किया जाए, अपना प्रशासन व्यवस्था स्थापित किया जाए, तथा उपनिवेशवाद में यह भी एक शर्त होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। जैसे फ्रांस ने शासन किया था दक्षिण अफ्रीका के देशों पे, वैसे ही स्पेन ने शासन किया था अर्जेंटीना पे, ब्राजील ने शासन किया था, पुर्तगाल ने शासन किया था ब्राजील पे। अब हम लोग आगे देखेंगे उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या था। यहां पे मैंने लिखा है, शासित देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण रूप से दहन। भारत जो इंग्लैंड का गुलाम रहा, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे रेलवे चलाया, डाकघर चलाया, बहुत सारी भवनों का निर्माण कराया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो यहाँ पे शोषण करना था, वो चाहे जिस रूप में हो। लेकिन साम्राज्यवाद में यह अंतर हो जाता है। जैसे ही अगर भारतीय राजा ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो वह जो अफगानिस्तान है वो भारत के साम्राज्य का हिस्सा हो गया, और वह जो अफगानिस्तान की प्रजा है वह भारतीय राजा के प्रजा हो गई। ऐसा देखा जाता है, जे राजा जो धर्म को अपनाता था, प्रजा भी उसी धर्म को अपनाने लगती थी। तो हम लोग उपनिवेशवाद में और साम्राज्यवाद में इस अंतर से इसकी प्रकृति को हम लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उद्देश्य के आधार पर उपनिवेशवाद को दो भागों में बांटा गया है, एक सेटलर और एक फ्रेंचाइजी। सेटलर में जो एक राष्ट्र होता है दूसरे राष्ट्र पर जब कब्जा करता है, तो वह वहां के अपने नागरिकों को वहां पे बसाना चाहता है। जैसे इंग्लैंड ने अमेरिका पे भी शासन किया, ऑस्ट्रेलिया पे भी शासन किया और भारत पे भी शासन किया। तो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में अपना लोगों को हमेशा के लिए छोड़ दिया, या वहां के इंग्लैंड के लोग हमेशा वहां बस गए। लेकिन जो इंग्लैंड के ने भारत पे शासन किया, तो जो भारत में इंग्लैंड के निवासी थे वो वापस चले जाते हैं आज़ादी के बाद। तो ऐसे ही अगर एक राष्ट्र का आदमी दूसरे राष्ट्र पे कब्जा करने के बाद वहां रह जाता है, तो उसको सेटलर उपनिवेशवाद बोलेंगे। और केवल वहां पे धन का निर्वहन करने के लिए कब्जा करता है, तो उसको हम लोग फ्रेंचाइजी उपनिवेशवाद बोलेंगे। उदाहरण भी हम लोग देख चुके हैं। फ्रेंचाइजी में जैसे भारत आएगा, दक्षिण अफ्रीका आएगा, दक्षिण अफ्रीका पे भी फ्रांस का शासन रहा, इंग्लैंड का शासन रहा, बेल्जियम का शासन रहा, इटली का शासन, जर्मनी का। लेकिन ये लोग यहाँ बसते नहीं हैं, ये लोग शासन करने के बाद, दोहन करने के बाद वापस चले जाते हैं। तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्रेंचाइजी उपनिवेशवाद। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बस जाते हैं यूरोपीय लोग, उसको हम लोग बोलेंगे सेटलर उपनिवेशवाद। अब हम लोग उपनिवेशवाद जो स्टार्ट हुआ था लगभग 15वीं सदी से, इसे हम लोगों ने पढ़ा था मेरा सबसे पहला वीडियो में, कि भौगोलिक खोजों के चलते ही उपनिवेशवाद स्टार्ट हुआ। तो उपनिवेशवाद स्टार्ट होता है 15वीं सदी में, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो जाता है, फिर यह उपनिवेशवाद समाप्त हो जाता है। अब हम लोग उपनिवेशवाद के और दो प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने उद्देश्य के आधार पर प्रकार बताया है। उपनिवेशवाद को समय और गुण के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग देखेंगे, तथा इसमें मुख्य 5 अंतर है उसको भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद, उसको एक पुराना साम्राज्यवाद तथा एक नया साम्राज्यवाद दो भागों में बांटा जाता है। पुराना साम्राज्यवाद 15वीं सदी से 1870 ईस्वी तक माना जाता है, तथा जो नया साम्राज्यवाद है वो 1870 ईस्वी से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत यानी 1945 तक माना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे गुण। पहला जो साम्राज्यवाद है, इसका जो कारण था 3G, जिसमें मैंने बताया था गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, जिसमें भी जितने भी यूरोपीय देश है, इन तीनों की चाहत रहती है कि वो 3G को प्राप्त करें तथा नया व्यापारिक मार्ग स्थापित करें। लेकिन जो नया साम्राज्यवाद है यह औद्योगिक क्रांति के चलते आता है। जैसे ही इंग्लैंड में या यूरोपीय देशों में द्वितीय औद्योगिक क्रांति आती है, जिससे वहां पे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। कच्चे माल जैसे लोहा, तो लोहा एक कच्चा माल हो गया। अब लोहा से अनेक सारे सामान बनाए जाते हैं। प्लास्टिक कच्चा माल हो गया, अब प्लास्टिक से अनेक सामान बनाए जाते हैं। जैसे चीनी हो गया एक तरह का कच्चा माल, और चीनी से अनेक तरह के सामान बनाया जा सकता है। कपास, इसी तरह। तो जो यूरोपीय देश है, इनको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए जो उपनिवेशवाद है, अब यह अपना रूप बदलता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा कारण, तीसरा गुण, जिसमें जो पुराना उपनिवेशवाद है, इसमें अमेरिका, ब्राजील, इन देशों पे कब्जा होता है ज्यादातर। लेकिन जो नया साम्राज्यवाद है, तो इसमें जो है, जो अफ्रीका में जो अंदर का भाग छूट गया था, जैसे अफ्रीका में शुरू में जितने भी यूरोपीय देश कब्जा करते हैं वह केवल तटीय क्षेत्रों में ही कब्जा करते हैं।
मध्य भाग में, उसके आंतरिक भाग में घुसने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी यूरोपीय देश अफ्रीका के मध्य में जाते थे तो अफ्रीका के मध्य में दो तरह की बीमारी थी, एक मलेरिया और एक पित्त ज्वर। तो जब यह यूरोप वासियों को होता था, जिसके चलते वे जल्द ही मर जाते थे और उनमें कोई इम्यूनिटी सिस्टम नहीं इसके लिए बिल्ड हुआ था। तो जैसे ही कुनैन का आविष्कार होता है, कुनैन से जो बनता है मलेरिया का दवा, तो इसके चलते अब अफ्रीका के मध्य भाग में भी जो है उपनिवेश स्थापित किया जाता है और यूरोपीय देश वहां पे जाके कब्जा करते हैं। थोड़ा सा और एक भाग है मध्य पूर्व, यानी मिडिल ईस्ट। यह ऑटोमन साम्राज्य जब टूटा तो उसका भाग भी ये लोग कब्जा करते हैं। इसमें भारत का भी कुछ भाग आएगा, आंतरिक भाग। आगे हम लोग देखेंगे जो पुराना साम्राज्यवाद है, इसमें जो है स्पेन और पुर्तगाल जो है वर्चस्व ज्यादा रहता है इन दोनों का, लेकिन जो नया साम्राज्यवाद रहता है इसमें इंग्लैंड और फ्रांस का ज्यादा वर्चस्व रहता है। और आगे देखेंगे हम लोग पुराना साम्राज्यवाद में जहाज और संचार सीमित रहते हैं, लेकिन नए साम्राज्यवाद में स्टीम शिप, रेलवे, टेलीग्राफ, मशीन गन, इन सब चीजों का आविष्कार हो जाता है, जिसके चलते यह और तेजी से फैलता है। अब हम लोग एक ऐसे विचारों को पढ़ेंगे जिन्होंने ये उपनिवेशवाद को सही ठहराया है और एक देश जो दूसरे देश पे जाके कब्जा करते हैं उसको ये अच्छा बोलते हैं, और इसी के चलते जो उपनिवेशवाद है पूरी दुनिया में फैल जाता है। हम लोग अब देखेंगे जॉन लॉक के विचार को। इन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है तथा आधुनिक जो लोकतंत्र है इसकी कल्पना करने में एवं बुनियादी ढांचे में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जॉन लॉक के विचार ने उपनिवेशवाद को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। हम लोगों ने देखा है कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे शासन किया, यहाँ तक कि यूरोपीय के बहुत सारे देश, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सभी देशों ने भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कब्जा किया, शासन किया, लोगों पे अत्याचार किया। तो उनको यह शक्ति कहाँ से मिलती थी कि वह दूसरे पे शासन करे। अंग्रेजों को तथा यूरोपीय देशों को भी यह मालूम था कि वे लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन उनके गलती को छुपाने के लिए वे लोग जॉन लॉक के विचारों का उपयोग करते थे। वही हम लोग आज जॉन लॉक के विचार को देखेंगे कि इनका क्या विचार है। अब हम लोग देखेंगे जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में जॉन लॉक के विचार का बहुत बड़ा महत्व रहा है तथा सहयोग रहा है। उन्होंने उपनिवेशवाद को सही ठहराया था तथा संपत्ति के सिद्धांत के अनुसार इनको जायज बताया था। संपत्ति का सिद्धांत यहाँ पे मैंने लिखा है। ऊपर हम लोग इनका तर्क देखेंगे कि ये उपनिवेशवाद के लिए क्या तर्क देते हैं। उपनिवेशवाद पिछड़े लोगों और बंजर भूमि को उन्नत करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें उपनिवेशवादी शासक शोषितों के बीच रहकर उन्हें उन्नत तथा सभ्य बनाते हैं। हम लोग देखेंगे जे जॉन लॉक जो है असल में यह समझाना चाहते हैं कि जो उपनिवेशवादी है यह एक उपकार कर रहे हैं अन्य देशों पे, उनको सहयोग कर रहे हैं ताकि वह मुख्य धारा में आ सके तथा सभ्यता सीख सके, अच्छे से रहना, खाना, पीना, ये सब सीख सके। जो इंग्लैंड वालों ने भारत पे शासन किया, तो अभी आप लोग जब इंग्लैंड का इतिहास पढ़ेंगे, जैसे इंग्लैंड के स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये नहीं कभी पढ़ाया जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पे अत्याचार किया, बल्कि उनको ये पढ़ाया जाता है कि वे लोग यहाँ पे आए थे हम लोग को सभ्य बनाने, हम लोग को तौर तरीका सिखाने तथा टेक्नोलॉजी को देने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आगे हम लोग जॉन लॉक ने मेहनत ही संपत्ति बताया। जॉन लॉक का मानना था भगवान ने पूरी दुनिया सबको दी है, लेकिन जो इंसान खाली जमीन पे मेहनत करता है वह जमीन उसका हो जाता है। जॉन लॉक का मानना है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाया और यह जो जमीन है यह लोगों को दिया है। तो जो लोग खाली जमीन को उपयोगी बनाते हैं उनका वह जमीन हो जाना चाहिए। देखा गया है कि भगवान के नाम पे जो भी अत्याचार कर लो उनको सही ठहराया जाता है, यह इतिहास रहा है। इसी हिसाब से यूरोपीय देश ने भी यह लोगों को सांत्वना दिया था तथा लोगों को पाठ पढ़ाते थे कि जो भगवान जो है हम लोग को ये ज़्यादा बुद्धि दिए हैं या ज़्यादा तेज दिमाग दिए हैं ताकि वो दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ा पाए। आगे हम लोग देखेंगे नतीजा का, जो जॉन लॉक का विचार है इसका नतीजा यह रहा कि इस विचार के चलते पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद फैल गया तथा एक देश दूसरे देशों पर शासन करने लगे, अत्याचार करने लगे और इसको तार्किक रूप से सही ठहराने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबको लगा था उपनिवेशवाद समाप्त हो गया है,
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही लगभग कुछ ही सालों के अंदर 80 देश आजाद हो जाते हैं उपनिवेशवाद से। तो दुनिया को ऐसा लगता है कि अब साम्राज्यवाद खत्म हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रहती है। अब की बार जो साम्राज्यवाद आता है यह और अधिक घातक, अदृश्य होता है और यह पहले से कपट रूप धारण कर चुका होता है। अब हम लोग देखेंगे 1965 ईस्वी में घाना के कवामे नक्रमा एक नेता रहता है। ये पूरा दक्षिण अफ्रीका में फेमस रहते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला है वैसे ही ये कवामे नक्रमा भी फेमस है। तो उन्होंने एक बुक लिखा 1965 ईस्वी में, नियो कॉलोनिज्म दी लास्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, जिसमें उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि जो नौ साम्राज्यवाद है यह एक अदृश्य व्यवस्था है जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की आर्थिक और तकनीकी नियंत्रण स्थापित करता है। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसमें आज नौ उपनिवेशवाद में दो देश सबसे अग्रणी हैं, एक अमेरिका और एक चीन। हम लोग देखते हैं अमेरिका पूरा दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है तथा दुनिया को आगे बढ़ने से रोकता है, वैसे ही उसका प्रतिद्वंदी चीन भी सेम वही काम करता है। अब हम लोग देखेंगे यह कैसे सबसे खतरनाक व्यवस्था है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट में मैंने लिखा है पुराना उपनिवेशवाद कम से कम साम्राज्यवादी शक्ति पर जवाबदेही डालता था। इसका मतलब यह है जी पुराना साम्राज्य जैसे इंग्लैंड जो भारत पे शासन करता था, तो इसके लिए भारतीय जो समाज है उनसे प्रश्न पूछता था या आंदोलन करता था या जो कुछ भी ये गलत करता था तो विरोध करता था। लेकिन ये जो नौ उपनिवेशवाद है इसमें एक जो देश है दूसरे देश पे आर्थिक नियंत्रण कर चुका होता है, लेकिन मालूम भी नहीं चलता है। जैसे अमेरिका जो है किसी भी देश को लोन देता है, चीन किसी भी देश को लोन देता है और बदले में उसे और जर्जर बनाता है। लास्ट में जब वह देश ऋण चुका नहीं पाता है तो वह तो वहां का एक जमीन ले लेता है या फिर उसे ऐसा डेट ट्रैप में फंसाता है कि वह जीवन भर कर्ज भरते रह जाता है। हम लोगों ने देखा होगा श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है जो अभी चीन के कब्जे में है, तो यही ये नौ उपनिवेशवाद का ही देन है। आगे हम लोग देखेंगे उन्हें जो पुराना उपनिवेशवाद था उसमें उन्हें प्रशासन चलाना पड़ता था। अंग्रेज जो यहाँ पे आए तो उन्होंने सैनिक व्यवस्था लाया, एसपी, डीएम ये सब बनाया और बढ़िया से एक चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो नया उपनिवेशवाद है इसमें जो उपनिवेशक देश है इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, उसको मतलब ही नहीं है कि अगला देश में क्या हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे जो पुराना उपनिवेशवाद था उसमें बुनियादी ढांचा खड़ा करना पड़ता था। भारत में जो इंग्लैंड ने शासन किया तो उन लोगों को स्कूल, कॉलेज, रेल, डाकघर ये सब जो बुनियादी ढांचा है ये बनाना पड़ता था। फिर पुराना उपनिवेशवाद में घरेलू जनता के कार्यों को अपना औचित्य समझाना पड़ता था, अपना लक्ष्य समझाना पड़ता था कि इसलिए हम लोग ये नया नीतियां लाए हैं। लेकिन जो नौ साम्राज्यवाद है इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं होती है। एक देश जिसे हम लोग देखेंगे वर्ल्ड बैंक और IMF ये सब जो संस्था है इन पे ज्यादातर विकसित देशों का कब्जा है और ये विकसित देशों के लिए ही ज्यादातर काम करते हैं। और ये किनको ऋण दिलवाना है, कितना % पे ऋण दिलवाना है, ये सब लगभग विकसित देश ही तय करते हैं। तो जो IMF है या विश्व बैंक है असल में यह विकसित देशों की एक कठपुतली है। जो नौ उपनिवेशवाद है इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सा उपकरण जो है, कौन कौन सा तरीका एक देश उपयोग करता है। जैसे सबसे पहला हम लोग होंगे रील जाल कूटनीति। दुनिया में अगर किसी देश पे आज कब्जा करना है तो सबसे पहले उसको लोन दो, लोन देने के बाद वह एक छोटा देश हो जाता है और आप एक बड़ा देश हो जाता है और हमेशा आपको उससे सहानुभूति प्राप्त होती है। इस तरह से ये इसका उपयोग सबसे ज्यादा चीन करता है। हम लोग देखे हैं जो चीन जो है पाकिस्तान में, फिर मालदीव में या फिर श्रीलंका में या दक्षिण चीन सागर के देशों में ऋण देने के लिए हमेशा उतावला रहता है और ऋण देकर जब वो नहीं चुका पाते हैं तो वहां पे अपना कुछ स्ट्रक्चरल प्रोग्राम स्थापित करता है। फिर देखेंगे बाल्कनीकरण। बाल्कनीकरण मतलब ये समझेंगे जो यूरोपीय देश है या जो विकसित देश है, जो छोटे छोटे देश है इनको विकसित होने से या एक होने से रोकते हैं। अगर छोटे छोटे देश एक होने लगे तो उनको डर रहता है ये बराबरी करेंगे और आगे चल के ये हमसे जो युद्ध का सामान है वे नहीं खरीदेंगे। बशर्ते बाल्कनीकरण का यही मुख्य लक्ष्य होता है कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं वे हथियार हमेशा यूरोपीय देश या बड़े देश से खरीदें। आगे हम लोग देखेंगे कठपुतली सरकारें। जब देश बड़े देश का छोटा देश बात नहीं मानता है या फिर विरोध करता है तो जो उपनिवेशवादी देश होते हैं वहां की सरकार को गिरा देते हैं
चाहे वो किसी तरह हो। अगला हम लोग देखेंगे ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जिसे हम लोग देखते हैं, जितने भी भारत में इंजीनियर, डॉक्टर अच्छे अच्छे होते हैं, उनको अमेरिका अपने पास बुला लेता है। इसका मतलब है जितने भी मल्टी टैलेंटेड या टैलेंटेड लोग हैं, उनको विकसित देश अपने 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 पास लाने का प्रोत्साहन देती है तथा शोध करने के लिए विशेष व्यवस्था देती है, जिसके चलते जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका जो मुख्य दिमागी पूंजी है वह विकसित देशों में चला जाता है और यह देश उसी व्यवस्था में रह जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक और लास्ट कारण, पांचवा, साइबर। साइबर इसलिए आज के आधुनिक युग में महत्वपूर्ण है उपनिवेशवादी व्यवस्था के लिए, क्योंकि इससे डेटा मिलता है। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि फेसबुक क्यों फ्री में चलाने को दिया जाता है, या फिर व्हाट्सएप क्यों इतना सुविधा देता है, जबकि व्हाट्सएप के पे तो ना प्रचार आता है, ना वीडियो आता है, ना कोई इंटरटेनमेंट की साधन है, फिर भी इसको क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है। असल में बात होता है डेटा की। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए, उनके हैबिट को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए जो बड़ा देश है वो छोटे देशों पे अपना साइबर तकनीकी या जो भी नया ऐप आता है उनको इंस्टॉल करवाने के लिए मजबूर करते हैं। असल में जो भी हम लोग ऐप या इंटरनेट उपयोग करते हैं ये द्वितीयक होता है। पहले ये लोग उपयोग कर चुके होते हैं, बाद में हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप समझेंगे यह एक उपनिवेशवाद बैठाने का एक षड्यंत्र है। आगे अब हम लोग अगर अभी तक आप साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद में अंतर नहीं समझ पाए हैं, तो मैं अभी एक चार्ट बनाने वाला हूं जिसमें तीनों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे, जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि इन तीनों में क्या अंतर है। अब हम लोग एक साथ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद के बीच अंतर को देखेंगे तथा इसे समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया यह उसका सार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें यहाँ मैंने टॉपिक को लिखा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा यहाँ पे लिखा है नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद। और पहला हम लोग कारण देखेंगे मूल अर्थ। तीनों का मूल अर्थ में देखेंगे। साम्राज्यवाद में एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पे सैन्य या राजनीतिक नियंत्रण करता है। इसके लिए मैंने उदाहरण बताया था, जो भारत ने अगर अफगानिस्तान पे कब्जा किया मौर्य वंश के काल में तो उसको साम्राज्यवाद बोलेंगे। उपनिवेशवाद को देखेंगे, इसमें मैंने लिखा है एक शक्तिशाली देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर के बसना या संसाधनों का दोहन करने की जो व्यवस्था है यह उपनिवेशवाद कहलाती है। इसमें मैंने इंग्लैंड का उदाहरण दिया था कि इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया या इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर शासन किया, इसको उपनिवेशवाद के रूप में देखते हैं। और तीसरा यहाँ पे मैंने दिया है नव साम्राज्यवाद। इसमें मैंने लिखा अदृश्य रूप से किसी देश की अर्थव्यवस्था या तकनीकी पे कब्जा करना, यह नव साम्राज्यवाद कहलाता है। हम लोग दूसरा आधार देखेंगे अंतर करने का, वैचारिक आधार, इनके विचारों में क्या आधार है। पहला हम लोग देखेंगे साम्राज्यवाद, यह विस्तारवाद और सत्ता के प्रदर्शन था। इसमें राजा को लगता था जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, शासन क्षेत्रफल, वह ज्यादा मजबूत है, वह दुनिया में ज्यादा शक्तिशाली है। उपनिवेशवाद में हम लोग देखते हैं, इसमें तर्क दिया जाता है उपनिवेशवादी देशों द्वारा कि हम सभ्य और कमजोर देशों को सभ्य बनाना हमारी जिम्मेवारी है। और तीसरा हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद में, यहाँ कर्ज और तकनीक के जरिए आपका आर्थिक शोषण किया जाता है। और अगला हम लोग आधार देखेंगे काम करने के तरीकों से अंतर। यह एक नीति है या आदेश है या सोच है, इसको हमने समझाया था मेरे वीडियो में। फिर हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद, यह जमीनी स्तर पर किया गया कार्रवाई है। और तीसरा नव साम्राज्यवाद में देखेंगे यह कर्ज और तकनीक के जरिए यह अदृश्य नियंत्रण और विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या मल्टीनेशनल कंपनी की संधियों के जरिए काम किया जाता है या अधिकार किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे शोषण का तरीका। जो साम्राज्यवाद है उसमें कर या सैन्य सहयोग लेके किया जाता है। जो उपनिवेशवाद है उसमें कच्चे माल को अपने देश लाया जाता है तथा उससे बना हुआ प्रोडक्ट को फिर उसी देश में लाकर महंगे भावों में बेचा जाता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे नव साम्राज्यवाद में कर्ज और तकनीकी की सहायता किया जाता है ताकि वहां पे जो है बाजार खुल सके मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए और अपना पूरा प्रोडक्ट वहां पे बेच सके बिना किसी प्रतिरोध के। अगला हम लोग देखेंगे तीनों में भौगोलिक अंतर। उपसाम्राज्यवाद हो ज्यादातर तब परिभाषित होता है जब जमीनें पास की हो या पास की जमीनों पर नियंत्रण किया जाए, अधिकार किया जाए। उपनिवेशवाद में यह जरूरी हो जाता है कि जो जिस जमीन पे कब्जा किया जाए वह जमीन दूर का हो। और नव साम्राज्यवाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जमीन नजदीक का हो या दूर का हो। अगला हम लोग देखेंगे लालच में। जो साम्राज्यवाद है
यहाँ पे शान और रुतबा का लालच रहता है, लेकिन उपनिवेशवाद में केवल पैसा कमाना या धन कमाने का रहता है, चाहे किसी भी तरह हो। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे नव साम्राज्यवाद, इसमें और बाजार और तकनीकी पे कब्जा करने का मुख्य उद्देश्य रहता है। आगे हम लोग देखेंगे स्थानीय लोगों के साथ बर्ताव। साम्राज्यवाद में जो राजा जो है जिस जमीन को जीतता था उसकी प्रजा भी उसी की हो जाती थी। उपनिवेशवाद में ऐसा नहीं होता है। उपनिवेशवाद में ये दोनों अलग रहते हैं, या फिर जिस जमीन पे बसते हैं उपनिवेशवादी शासक, वो जो वहां के मूल निवासी है उनको हाशिए पे धकेल देते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे नव साम्राज्यवाद में बाजार और तकनीकी पे जनता को गरीब बनाया जाता है ताकि वो कभी बराबरी पे ना आ सके। आगे हम लोग देखेंगे काल के लिए तीनों अलग अलग काल बना है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक साम्राज्यवाद बोलेंगे, यह व्यवहारिक रूप में है। वैसे तो साम्राज्यवाद अभी भी चल रहा है, रूप बदल गया है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक रखेंगे। उपनिवेशवाद को 15वीं सदी से जब भौगोलिक खोज स्टार्ट होता है, 15वीं सदी से 20वीं सदी तक जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है, और जो नव उपनिवेशवाद है इसको हम लोग 20वीं सदी से लेकर, यानी जब द्वितीय विश्व समाप्त होता है से लेकर आज तक मानते हैं, तीनों का काल में। अब हम लोग देखेंगे ये जो तीनों रहा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद, इनमें जो है अलग अलग देशों को फायदा हुआ। तो साम्राज्यवाद में सबसे बड़ा फायदा देखेंगे रोमन साम्राज्य थे, मंगोल साम्राज्य थे, जैसे मंगोल है पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे इनका ही कब्जा था। मौर्य थे, ऑटोमन थे, मुगल थे। फिर हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद में। उपनिवेशवाद में दो दौर आता है, हमने पढ़ाया होगा। उपनिवेशवाद को दो भागों में बांटा जाता है, नव साम्राज्यवाद तथा पुराना साम्राज्यवाद। तो जो उपनिवेशवाद है, शुरू में स्पेन और पुर्तगाल भारी रहते हैं तथा ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। एक समय आता है जो स्पेन दुनिया का सबसे धनिक देश बन जाता है। और जो द्वितीय नया साम्राज्यवाद आता है उसमें इंग्लैंड और फ्रांस ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और अभी जो दौर चल रहा है 1945 के बाद से या 2026 में, तो अभी चीन और अमेरिका इसमें सबसे आगे हैं। इसमें रूस भी दिखाई पड़ता है। और आगे मैंने यहाँ पे जितना पढ़ाया उसका एक लाइन में सार बताने का कोशिश किया है कि साम्राज्यवाद राष्ट्र पर कब्जा या दिमाग और नीति है। उपनिवेशवाद जमीन और संसाधन पर कब्जा, जमीनी कार्रवाई है। नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था और तकनीकी पे कब्जा या अदृश्य कार्रवाई है। अब मैं आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि एक साथ खुद से पढ़िएगा तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जाते जाते यह एक प्रश्न छोड़ जाता हूं, क्या भारत का भी कोई उपनिवेश रहा है? भारत ने जैसा कि मौर्य काल में अफगानिस्तान तक शासन किया था, फिर एक चोल राजा राजेंद्र चोल ने इंडोनेशिया तक शासन किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है जो विष्णु का मंदिर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो एक हिंदू मंदिर वहां पे कैसे है? और आधुनिक काल के लिए आपका एक प्रश्न है कि मॉरिशस में भोजपुरी क्यों बोला जाता है? क्या यह एक उपनिवेशवाद का उदाहरण नहीं है या भारत का उपनिवेशवाद नहीं है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको इन सभी बातों को जानना है तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। मैं एक और इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि भारत का उपनिवेश रहा है या नहीं रहा है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा।